हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इग्नाइटेड स्टडी माइंड्स। आज हम बिहार दरोगा से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी के बारे में देखने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार दरोगा से रिलेटेड बम्पर वैकेंसी कुछ ही महीनों में आने वाली है। उसका नोटिफिकेशन भी 1-2 महीने में आ जाएगा। और इस तरीके से जो बिहार दरोगा से जो रिलेटेड न्यूज़ है वो आप पिछले कुछ दिनों के न्यूज़ आर्टिकल में देख सकते हैं, जैसा कि उसका स्क्रीनशॉट मैं आपको इस तरीके से दे रहा हूँ। तो अगर हम बात करें बिहार दरोगा की, तो बिहार दरोगा की संपूर्ण जानकारी के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिहार दरोगा से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न या मिसकंसेप्शन नहीं रहेगा। आपको मात्र यह वीडियो देखना है और उसके बाद आपको बिहार दरोगा से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो जाएंगे। इसमें हम लोगों ने देखा है कि बुक लिस्ट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से है, किस तरीके से इसको पढ़ना है, किस तरीके से मॉक लगाना है, उन सारे टॉपिक्स पे बात किया है। तो चलिए बारी बारी से हम सभी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि हमने क्या किया है कि बिहार दरोगा के जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सभी एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन को एनालाइज करके एक सटीक सिलेबस तैयार किया है, जिसमें कि आपको कम से कम चीज़ों को पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सकते हैं। क्योंकि आज के जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में क्या है कि हमें ये देखना है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करके हम एक सटीक सिलेबस निकाल लेते हैं और उसको बार बार रिवाइज करते हैं तो हमारा चांसेस ज़्यादा है कि हम बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में सेलेक्ट हो जाएँ। तो उसी से रिलेटेड हमने क्या किया है कि एक बहुत ही अच्छा डिफाइन सिलेबस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने तैयार किया है। यानी कि आपको इसमें हिस्ट्री के कौन से पोर्शन से किस चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, उसको दिया है। उस तरीके से ज्योग्राफी में भी किन किन चैप्टर्स को ज़्यादा पढ़ना है, पॉलिटी में किन चैप्टर्स को पढ़ना है, इस तरीके से किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उस तरीके से उसी अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक सिलेबस तैयार किया है। और इस सिलेबस को देखने के लिए आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कन्फ्यूज़न बिहार दरोगा से रिलेटेड नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों कि इसमें हम लोग किस किस चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है इसका, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फिर उसके बाद देखेंगे हम लोग दोस्तों कि सिलेबस में भी हमने बता दिया कि पूरा डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको देने की कोशिश करेंगे हम। और फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या बुक लिस्ट रखना है, बुक लिस्ट में क्या, बहुत सारे लोग कई सारे बुक बता देते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे आपको एक जो बुक बताएंगे, अगर आपने उस बुक को कवर कर लिया तो बात मानिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। फिर देखेंगे दोस्तों कि इसको कैसे पढ़ना है, सेल्फ स्टडी कैसे करना है, कैसे प्रिपेयर करना है एग्जाम के लिए, हाउ टू प्रिपेयर। फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि मॉक टेस्ट कब लगाना है, कितना लगाना है और किस तरीके से लगाना है, उसको देखेंगे। और फिर देखेंगे कि ऑनलाइन सोर्सेज हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए। तो इन सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इस एग्जाम पैटर्न क्या है इस बिहार एसआई का, यानी कि दरोगा का। तो बिहार एसआई की सिलेक्शन प्रोसेस या एग्जाम पैटर्न की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहला जो है ये 3 चरणों में इसका एग्जाम होता है, या 3 चरणों का इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। सबसे पहला होता है हमारे पास प्रीलिम्स, फिर उसके बाद है मेंस और फिर उसके बाद है पीईटी, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो हम लोग मुख्यतः इस वीडियो में 2 ही पोर्शन पे बात करेंगे, प्रीलिम्स और मेंस, और इसके से रिलेटेड आपको लास्ट में बता दिया जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रीलिम्स में जो एग्जाम है उसमें क्या क्या प्रोसेस है। तो प्रीलिम्स जो एग्जाम है दोस्तों, यानी जो पीटी है दरोगा का, उसमें एक पेपर आएगा, आपको एक पेपर आएगा, उसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि टोटल जो मार्क्स रहेगा वो 200 मार्क्स का रहेगा। फिर उसके बाद अगर बात करें तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है दोस्तों, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नाम मात्र का है, यानी कि ना के बराबर नेगेटिव मार्किंग है। मुझे पता नहीं चला कि क्यों बिहार दरोगा ने इतना कम नेगेटिव मार्किंग रखा है, क्यों। इससे अच्छा है कि वो नेगेटिव मार्किंग नहीं रखता, यानी कि नेगेटिव मार्किंग से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग इसमें कितना रखा गया है, 0.2। और नेगेटिव मार्किंग को लेकर के कई सारे लोगों को कन्फ्यूजन है कि इसमें 1/3 है, 1/5 है या 1/10 है। तो दोस्तों यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/10 है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं, अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 2 मार्क्स मिलेंगे, एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपके 0.2 मार्क्स काट लिए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है और 10 क्वेश्चन गलत किया है तो इस एक क्वेश्चन का जो नंबर 2 बनेगा, ये 10 क्वेश्चन गलत करने के बाद ये कटेगा। यानी कि जैसे कि अगर एक क्वेश्चन के लिए 0.2 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है तो उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आएगा 2। तो यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि हमको एक क्वेश्चन जब गलत होगा तो 0.2 मार्क्स कटेगा। और सोचिए कि जब 10 क्वेश्चन गलत करेंगे तब 1 मार्क का जो क्वेश्चन बनेगा हमारा, यानी कि 1 मार्क का जो एक क्वेश्चन के लिए जो 2 मार्क रहेगा वो कटेगा। यानी कि नेगेटिव मार्किंग 1/10 का है। इसमें सीधा सीधा ये समझिए, इसको कैसे निकालना है, कैसे कैलकुलेट करना है, उसको हम लोग किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, मतलब कहने का है सीधा सीधा बात कुल मिलाकर के कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नाम मात्र का है, ना के बराबर है। तो ये रहा। फिर उसके बाद हमने देखा कि नेगेटिव मार्किंग 0.2 है। इसमें क्वेश्चन किन किन पोर्शन से आते हैं, तो जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। और 2-3 क्वेश्चन कभी कभी मूड खराब हुआ इनका तो मैथ और रीजनिंग के भी डाल देते हैं, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन में ही 2-3 क्वेश्चन मैथ के और 1-2 क्वेश्चन रीजनिंग के डाल देते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसमें जीके, यानी कि जनरल नॉलेज, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि
तीनों सेक्शन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और यहाँ पे है हमारा करंट अफेयर। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो वेटेज है दोस्तों वो जनरल साइंस और करंट अफेयर का है। यहाँ पे करंट अफेयर कितने कौन से पोर्शन से क्वेश्चन होगा उसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम मेंस की बात करते हैं। तो मेंस में हमारे पास 2 पेपर है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो दोस्तों है वो है सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में दोस्तों सिर्फ आपको क्वालिफाइंग नेचर का क्वेश्चन रहेगा, और जो भी क्वेश्चन नंबर है तो 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, नेगेटिव मार्किंग 0.2 रहेगा। लेकिन इसमें एक खासियत है कि आपको 30 मार्क्स लाना है, यानी कि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आपको कट ऑफ या कंपटीशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कुछ पढ़ करके छोटा मोटा जो ग्रामर का बुक है उसका नॉलेज लेकर के आप 30 मार्क्स इसमें आराम से ला सकते हैं। 30 मार्क्स आप मिलाएंगे इसमें पास हो जाएंगे, इसका मेरिट में नंबर नहीं जुड़ेगा। और फिर उसके बाद आता है पेपर 2। पेपर 2 यहाँ पे दोस्तों ठीक जैसा यहाँ पे प्रीलिम्स में आपका पेपर होता है उसी के जैसा होता है, बस यहाँ पे फ़र्क ये है कि थोड़ा सा मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, 200 मार्क्स होगा पेपर का, और एक क्वेश्चन के बदले 2 मार्क्स, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी 0.2 का रहेगा। तो सेम है दोनों परीक्षाओं का जो पैटर्न है, जो एग्जाम का जो मार्क्स है वगैरह सारा कुछ सेम है। तो इसमें भी क्या है कि सिलेबस यही है, जीके जीएस और करंट अफेयर। इसमें बस फर्क ये हो जाता है कि मैथ और रीजनिंग से यहाँ पे सवाल ज़्यादा आता है। तो ये रहा हमारा दोनों एग्जाम का रिटर्न का कि किस तरीके से हमारा एग्जाम दोनों होगा। फिर उसके बाद तीसरा में है दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में, यानी कि इसमें दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, लॉन्ग जंप, हाई जंप के बारे में जानकारी है, जो कि मैं स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। तो ये जानकारी रही सिलेक्शन प्रोसेस की या एग्जाम पैटर्न के बारे में। चलिए अब हम देखते हैं अगले स्लाइड में कि सिलेबस क्या रहेगा या डिटेल सिलेबस कैसे रहा। चलिए दोस्तों अब हम सिलेबस को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं और किन सब्जेक्ट्स के किन पोर्शन को हमें पढ़ना चाहिए, किन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और किन चैप्टर को हमें बार बार रिवाइज करना चाहिए। अपने डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस को भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन का जो पोर्शन है या क्वेश्चन कितने किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, यानी कि इतिहास की, तो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। इसमें आप देख सकते हैं कि हिस्ट्री से आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद तीनों सेक्शन से, इसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत मिला करके, और इसमें कई बार 2 या 3 क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जाम से वर्ल्ड हिस्ट्री के भी पूछ लिए जा रहे हैं, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी की, यानी कि भूगोल, और इसमें इन्वायरमेंट को भी हमने ऐड कर लिया है, तो यानी कि पर्यावरण को भी ऐड कर लिया है, यानी कि ज्योग्राफी, भूगोल और पर्यावरण से मिला करके भी 10 से 15 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। यानी कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी से रहते हैं और 2 या 3-4 क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट से भी, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सब से भी पूछ लेते हैं। फिर उसके बाद अगर हम राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम साइंस की बात करें दोस्तों, तो साइंस में भी तीनों पोर्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिला करके 18 से 20 क्वेश्चन, ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है। हिस्ट्री, साइंस और करंट अफेयर, इन तीनों का पोर्शन जो है ये सबसे ज़्यादा इसमें जो है सबसे ज़्यादा स्कोर फेचिंग ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस और उसके बाद हिस्ट्री और करंट अफेयर। तो इसमें भी देख सकते हैं कि साइंस से आपको 18 से 20 क्वेश्चन मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सेक्शन से, और सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन होता है वो बायोलॉजी से आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर उसके बाद देखें तो करंट अफेयर, यानी कि करंट अफेयर से आपको 20 से 25 क्वेश्चन देखने को मिलता है। यानी कि करंट अफेयर का भी इसमें अपना बहुत बड़ा रोल है आपको इसके कट ऑफ को पार करने में, यानी कि करंट अफेयर भी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका में है। फिर उसके बाद देखें दोस्तों, तो ये ऊपर से जितने भी मैंने जो 5 सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया, तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है, इन्हीं सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट डालना है। फिर ये लास्ट में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र को मैंने लास्ट में इसलिए रखा है क्योंकि मात्र इससे 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इससे रिलेटेड जितने भी गाइडेंस है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, और पीटी से पहले आपको मेरे चैनल पे इसके पूरे दरोगा के सिलेबस को पढ़ा दिया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं इस तरह के और भी अपडेट्स के लिए। तो इकोनॉमी में हमने देखा कि 3 से 5 क्वेश्चन है। फिर उसके बाद मिसलेनियस, विविध से 8 से 10 क्वेश्चन हो जाते हैं दोस्तों। तो इसका कुछ सिलेबस नहीं है, यानी कि अगर आपका ये पूरा सिलेबस कवर रहेगा, करंट अफेयर कवर रहेगा, तो आप अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग से इसको विविध के मिसलेनियस के क्वेश्चन को बना लेंगे। अगर 10 क्वेश्चन है उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली बना लेंगे। और चूंकि नेगेटिव मार्किंग ना के बराबर है तो आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। तुक्का भी कैसे साइंटिफिकली तरीके से लगाया जाता है या एवरेज स्टूडेंट किस तरीके से अपना तुक्का मार के एग्जाम में सक्सेसफुल होते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं, सबसे पहले अब डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस को देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम इतिहास की बात करते हैं, हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री को मैंने 3 पोर्शन यानी कि 3 पोर्शन वैसे भी है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक में बांटा है। और उसके बाद अगर देखें तो प्राचीन हिस्ट्री से सबसे पहले बात करते हैं। तो प्राचीन हिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको प्राचीन भारत से पूछे जाएंगे और प्राचीन इतिहास से। और फिर उसके बाद मेडाइवल की बात करें तो मेडाइवल से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और उस तरीके से आपको मॉडर्न से आपको जाकर के 8 से 10 क्वेश्चन तक पूछ लिए जाएंगे। तो इस तरीके से मिला करके 12 से 15 क्वेश्चन का जो है जो डेटा है वो इस तरीके से पूछा जाता है। तो सबसे पहले अगर हम प्राचीन भारत की बात करें या प्राचीन इतिहास की बात करें कि उसमें कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो सबसे पहला चैप्टर है वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। उसके बाद है वैदिक सभ्यता। वैदिक
सभ्यता में जो नदियाँ हैं खास करके उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर उसके बाद है जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म, यानी कि अगर आप ये 3 जो ऊपर वाले जो मैंने चैप्टर डिस्कस किए ये पढ़ लिए तो आपका मतलब इन तीनों चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन होता है, जैन एवं बौद्ध धर्म, वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता से। फिर उसके बाद क्योंकि कंपटीशन है यहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2-3 और भी चैप्टर्स हैं, जैसे कि मगध साम्राज्य, मौर्य काल और गुप्त काल, इन तीनों को भी आपको पढ़ना होगा। ये टाइम बचे तो इनको पढ़ने के बाद इनको ज़्यादा फोकस करना है और इनको एक ऊपरी सरसरी निगाहों से देख लेना है, और कितना पढ़ना है उसको सब मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। और सभी चैप्टर्स को मैंने अपने चैनल पे कुछ चैप्टर्स को पढ़ा दिया है, कुछ चैप्टर को पढ़ाना बाकी है, तो आपको मेरे चैनल पे सारा कुछ मिल जाएगा मटेरियल। फिर उसके बाद आते हैं मध्यकालीन भारत में। तो मध्यकालीन भारत में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस काफ़ी लंबा है। तो मैंने जो एनालिसिस देखा तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यही 3 जो सेक्शन है उसे पूछे गए हैं। सबसे दिल्ली सल्तनत में अगर आएंगे तो बहुत सारे 5 वंश है, लेकिन 5 वंश से क्वेश्चन नहीं है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर मिलता है तो गुलाम वंश से मिलेगा, विरजय सुल्तान और इल्तुतमिश वगैरह से। और फिर उसके बाद थोड़ा सा खिलजी वंश से मिलता है, क्योंकि इनका प्रशासन में थोड़ा सा ज़्यादा रिनोवेट किया था इन लोगों ने, नए टैक्सेस को इंप्लीमेंट किया था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मुगल वंश से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मुगल वंश में खास करके अकबर और जहांगीर को आपको डिटेल में पढ़ लेना है, क्योंकि क्वेश्चन अकबर और जहांगीर को टारगेट करके पूछा जाता है। अकबर ने बहुत सारे नीतियाँ लाए थे तो उसके संबंध में पूछा जाता है। और फिर एक जो है शेर शाह सूरी, जो बिहार के एक जाने माने शासक रहे हैं और काफ़ी शक्तिशाली उनका वर्चस्व रहा है मध्यकालीन इतिहास में, तो इनके बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर चलिए हम लोग देखते हैं कि आधुनिक भारत मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है। सबसे मेन जो सेक्शन है इतिहास का वो है मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में दोस्तों मैंने बहुत सारे चैप्टर हैं और बहुत लंबा सिलेबस है, लेकिन मैंने उसको देखा कि किन चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन है, तो मैंने चैप्टर अकॉर्डिंग टू द कितना क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। आप कहेंगे ये क्या कौन सा चैप्टर है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब कई लोग 1857 का विद्रोह या क्रांति समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो कई चरणों में हुआ था। वो 1905 से लेकर के 1947 तक का जो टाइम पीरियड में जितनी घटनाएं घटी हैं उसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 6 क्वेश्चन आपको इसी से मिलेंगे अगर आधुनिक भारत में बात किया जाए तो। फिर उसके बाद गवर्नर जनरल एवं उनके कार्य, गवर्नर जनरल और उन्होंने कौन कौन से कार्य किए उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर कांग्रेस अधिवेशन भी इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर संस्थाएं एवं संगठन, संस्थाएं एवं संगठन कहने का मतलब है कि राजा राम मोहन राय और इन सभी से जो महान पुरुष हैं उनके द्वारा, भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इनके द्वारा कुछ संस्था या संगठन, दादा भाई नौरोजी, ये सब इनके द्वारा जो संगठन या संस्थाएं लाई गई थी उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी कि सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर उसके बाद देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एक चैप्टर है पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र और पुस्तक। यानी कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनमें बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र निकाले थे, तो उनके बारे में पूछा जाता है, और कई सारे पुस्तकें भी लिखी थी, तो उन पुस्तकों के बारे में आपको पूछा जाएगा। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर उसके बाद अगर देखें तो जनजातीय और किसान आंदोलन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, यूरोपियों का आगमन और उनके द्वारा राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक नीतियां, यानी कि सती प्रथा से रिलेटेड उनके राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक नीतियां, या उनका जो टैक्स कैसे लेते थे, जो इसमें तारी प्रथा या जो भी ज़मीन से रिलेटेड जो टैक्स था, ददनी प्रथा, तिनकठिया पद्धति, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा कुछ हमारा मिला करके आधुनिक यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री का इन सारे चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है हमारा हिस्ट्री का पूरा। हिस्ट्री में दोस्तों पिछले कुछ साल से 2-3 बार से क्या हो रहा है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन वर्ल्ड हिस्ट्री से भी पूछ लिया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए हमको क्या करना है कि लूसेंट के बुक में अगर आप देखेंगे तो लूसेंट का जो बुक है उसमें आप वर्ल्ड हिस्ट्री के सेक्शन में जाएंगे तो वर्ल्ड वार सेकंड से रिलेटेड आगे पीछे का जितनी भी घटनाएं उनको आपको पढ़ लेना है। रूस की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, जो मेन क्रांतियां हैं उनको पढ़ लेना, उससे आपका काम हो जाएगा। तो ये रहा कुछ कुल मिलाकर के हिस्ट्री के बारे में। चलिए अब हम ज्योग्राफी और उसी तरीके से आगे सभी सेक्शन को देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि भूगोल यानी कि ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट से कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र से कौन कौन से चैप्टर को ज़्यादा फोकस करना है हम लोगों को। तो अगर ज्योग्राफी यानी कि भूगोल या इन्वायरमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको चैप्टर तो नहीं लेकिन कुछ पर्टिकुलर जो टॉपिक है उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी कि भारत की नदियाँ, नहर और बांध, यानी कि जो नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय नदियाँ या हिमालय नदियाँ, उनके बारे में पढ़ना है, मुख्यतः गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। और उसके बाद जाकर के प्रायद्वीपीय नदियाँ में जो कुछ मुख्य नदियाँ हैं जिनकी थोड़ी सी विशेषता अलग है, जो कि जैसे कि सारी नदियाँ जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, लेकिन कुछ नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, तो उन नदियों के ऊपर ध्यान देना है। भारत में कुछ जो नहर हैं उनके ऊपर ध्यान देना है, बिहार में खास करके, और बांध जो हैं, जो बांध हैं महत्वपूर्ण, उनके ऊपर ध्यान देना है। फिर उसके बाद देखें तो जो पर्वत है, पठार और दर्रे, पर्वत पठार दर्रे कहने का मतलब है दोस्तों कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में जो पर्वत पठार या दर्रे हैं उनको देख लेना। और दर्रे खास करके हिमाचल प्रदेश और लद्दाख वाले एरिया में जो भी दर्रे हैं, जैसे नाथुला दर्रा और इस तरीके से और भी जो दर्रे हैं उनके बारे में देख लेना है कि कौन पासेस जो कौन किस जगह से जोड़ते हैं, उन तरह के दर्रे या पासेस को भी देख लेना है। इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आप देखें तो फिर मिट्टी और जलवायु को आपको देख लेना है। और फिर इसमें है जो खनिज संसाधन और उसके उद्योग, यानी कि कौन से खनिज संसाधन, तांबा, आयरन या लौह खनिज या सोना, ये सब के जो खनिज संसाधन है ये कहाँ
से उनके जो माइंस है कहाँ है, या उससे रिलेटेड जो उद्योग फैक्ट्रीज़ हैं वो कहाँ पे हैं। फिर उसके बाद सौरमंडल से भी क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, तो सौरमंडल को भी आपको अच्छा से देख लेना है। और जनगणना तो एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भूगोल में। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट बच गया, तो इन्वायरमेंट में कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एक इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र एक चैप्टर है उसको पढ़ लेना है, उससे आपका काम हो जाएगा। चलिए अब हम पॉलिटी की बात करते हैं, यानी राजनीति शास्त्र में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि इससे 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं और ये काफ़ी ईजी है। अगर आपको इन सभी चैप्टर्स के बारे में पता है तो इसमें आप 10 के 10 क्वेश्चन करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी 10 से 15 क्वेश्चन है, तो इसका भी अपना इंपॉर्टेंस अच्छा है, तो आप इन तमाम चीज़ों को देख सकते हैं। इससे ज़्यादा भूगोल में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमारे पास सबसे पहला भारतीय संविधान विशेषता एवं स्रोत। इसका कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान की जो कुछ विशेषता है उनको कहाँ से लिया गया है, किस चीज़ को, जैसे मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है, तो इस तरीके से राज्य के नीति निदेशक तत्व को कहाँ से लिया गया है, या संविधान के कौन कौन से हिस्से को किस जगह से या किस देश से लिया गया है, और भारतीय संविधान की जो कुछ विशेषता है उसके बारे में, इससे रिलेटेड चैप्टर मैं आपको पढ़ा दूंगा। मेरे चैनल पर आपको सारा वीडियोस पॉलिटी से रिलेटेड मिल जाएगा या सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड मिल जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि अगर इसकी बात करूं तो जो एम लक्ष्मीकांत बुक है उसका पहला चैप्टर अगर देखेंगे तो भारतीय संविधान विशेषता एवं स्रोत पे ही पूरा का पूरा है, तो उस चैप्टर का भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, तो उससे आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद मौलिक अधिकार इसमें इंपॉर्टेंट है, यानी कि फंडामेंटल राइट सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है और सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरे पॉलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मतलब कि एकदम सेंटर का एकदम चैप्टर है। फिर उसके बाद अगर देखें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। फिर पंचायती राज एवं नगर पालिका यानी कि पंचायती राज से भी क्वेश्चन आते हैं। 73वां संविधान संशोधन, ये सब देख लेना है कि किस संविधान संशोधन से पंचायती राज बना, नगर पालिका क्या है, संविधान के कौन से भाग में है, अनुसूची कौन सी है, ये सारा देख लेना है आपको। फिर उसके बाद संसद, राष्ट्रपति और राज्यपाल को पढ़ लेना है। और उसके बाद है हमारा न्यायपालिका जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो अगर इन 5-6 चैप्टर जो है पॉलिटी में अगर इसको आप पढ़ लेते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका कहीं इससे ज़्यादा डीप में क्वेश्चन नहीं पूछती है बिहार दरोगा जैसे एग्जाम में जो उसकी आयोग है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम चैप्टर मैंने दिया है और इन्हीं चैप्टर से बार बार क्वेश्चन आता है। आप चाहे तो जा करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर सकते हैं। चलिए अब लास्टली विज्ञान यानी कि साइंस में किन किन पोर्सन से या किन किन चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं उनको देखते हैं, और लास्ट में करंट अफेयर इकोनॉमी को देखते हैं, इकोनॉमिक वाले पोर्सन को देखते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी बहुत छोटा है, इसमें 3 से 5 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। जो मेन टॉपिक है इकोनॉमिक्स का उसको आपको पढ़ लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन है इकोनॉमी में, तो वो है पंचवर्षीय योजना, यानी कि किस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या इंप्लीमेंट किया गया था उनको देख लेना है और पंचवर्षीय योजना से फैक्ट्स को देख लेना है। फिर उसके बाद मुद्रा एवं बैंकिंग यानी कि SLR क्या है, MSF क्या है, MCLR क्या है, मतलब उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, उसको टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं। अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको मैं अपने चैनल पर पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद है बजट एवं आर्थिक सर्वेक्षण, बस ये 3 चैप्टर आपको पढ़ लेना है इकोनॉमी में, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर चलिए हम करंट अफेयर को लगे हाथ इसमें देख लेते हैं। तो करंट अफेयर में हम लोगों ने उन चैप्टर्स को लिया है जिससे कि डेफिनेटली क्वेश्चन आते हैं, यानी कि आप करंट अफेयर एक बहुत बड़ा पोर्सन है। कई लोग तो दिन भर अपना आधा स्टडी करंट अफेयर पे ही करते हैं और उसके बाद भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं। सबसे सटीक तरीका यही कि एग्जाम से पहले जो मैगजीन्स आते हैं उससे को आप कवर करें, वो सबसे अच्छा इफेक्टिव तरीका है। तो करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये कहाँ मिलेगा, कैसे पढ़ना है, तो जो भी आप करंट अफेयर के मैगजीन लेंगे तो उसमें एक चैप्टर आता है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, सामाजिक घटनाएं, आर्थिक घटनाक्रम और राजनीतिक घटनाक्रम, उसको आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है पुरस्कार एवं सम्मान, जितने भी जो पुरस्कार मिले हैं, सम्मान मिले हैं, जैसे कि नोबेल प्राइज़ हो गया या और भी कोई जो सम्मान या पुरस्कार है उनको आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद प्रमुख नियुक्तियां, यानी कि कौन सा ब्रांड एम्बेसडर बने हैं या किस कंपनी के कौन CEO हैं उनको देख लेना है, या जो भी नियुक्तियां होती हैं चाहे एयरफोर्स में चीफ कौन है या इससे रिलेटेड जो भी नियुक्तियों से रिलेटेड होता है उसको देख लेना है। फिर खेल घटनाक्रम में देख लेना है, ओलंपिक में हुआ या हाल ही में अभी जो एशियन गेम्स चल रहा है उसको देख लेना है। और उसके बाद योजनाएं एवं कार्यक्रम को देख लेना है कि कौन से जिला या कौन से राज्य में किस तरह के कार्यक्रम या योजनाएं चलाई जा रही हैं, खास करके बिहार के संदर्भ में तो और डीप में आपको देख लेना है इससे। और फिर उसके बाद सूचकांक एवं रिपोर्ट को देख लेना है कि किस संस्था ने कौन सी रिपोर्ट निकाली, या बिहार का या भारत का उसमें कौन सा रैंक आया, और IMF कौन सी रिपोर्ट निकालती है, वर्ल्ड बैंक कौन सी रिपोर्ट निकालती है, तो उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको आपको देख लेना है। तो ये रहा इकोनॉमी और करंट अफेयर का सिलेबस। फिर उसके बाद अगर हम बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान के तीनों पोर्शन का मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखा है। सबसे पहले देख लेते हैं विज्ञान में 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उस तरीके से अगर आप करंट अफेयर में देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 20 से 25 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं। खैर हम साइंस पे आते हैं, तो साइंस में 18 से 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स से आपको 3 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, और रसायन शास्त्र से बात करें तो रसायन शास्त्र से आपको 3 से 5 क्वेश्चन इससे भी मिलते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो मिलेगा आपको वो बायोलॉजी से देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पे आपको मतलब कि 10 से 15 क्वेश्चन यहीं से मिलेगा, आपको बायोलॉजी सेक्शन से देखने के लिए मिलता है 10 से 15 क्वेश्चन। तो ये रहा। और सबसे पहले अगर हम
फिजिक्स की बात करें कि भौतिकी में क्या क्या पढ़ना है, तो भौतिकी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मात्रक एवं बीमा है, इसे क्वेश्चन आना ही आना है। फिर उसके बाद जो है दूसरा चैप्टर है वो है प्रकाश यानी कि लाइट, फिर उसके बाद विद्युत, फिर उसके बाद जो है गति, ध्वनि, उष्मा, हीट एंड लाइट, ये सब जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो महत्वपूर्ण उपकरण, उनके खोजकर्ता एवं कार्य, यानी कि कौन डिस्कवरर है और उस जो उपकरण का यूज़ कैसे होता है, कहाँ पे होता है, उसको देख लेना है। फिर अगर हम बात करें केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र की, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, और फिर उसके बाद है पदार्थ के गुण या संरचना, यानी कि उसमें हम लोग को देखना है कि वो प्रेषण, सब्लिमेशन, ऊर्ध्वापातन, ये सब क्या चीज़ें हैं, उनको उन टॉपिक्स को पढ़ लेना है। फिर उसके बाद है कार्बन एवं उनके अवरूप, यानी कि कार्बन उनके अवरूप एक चैप्टर है, उसको आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद धातु, अधातु, अम्ल, क्षार और लवण, यानी कि एसिड, बेस एंड साल्ट। और उसके बाद देखेंगे तो महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक, यानी कि महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक में जैसे कि बॉम्ब या साबुन वगैरह में किस तरह के यौगिक का प्रयोग किया जाता है, उससे रिलेटेड एक चैप्टर होता है, उसको आपको पढ़ लेना है। फिर उसके बाद अगर बायोलॉजी में बात करें तो जीव विज्ञान में, तो जीव विज्ञान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है कोशिका। फिर उसके बाद है पाचन तंत्र, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है पोषण, यानी कि इसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और मिनरल से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उसको आपको पढ़ लेना है। फिर है उसके बाद रोग एवं उनके कारक, और उसके बाद है हार्मोन एवं एंजाइम। ये कुछ एकदम ठोस चैप्टर्स के नाम दिए गए हैं दोस्तों साइंस या विज्ञान में, जितने भी चैप्टर या जितने भी सब्जेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, इन चैप्टर से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं। हालांकि अगर इतना पढ़ने के बाद आपके पास टाइम बचा तो आप और भी पोर्शन जो बच गया है साइंस में उसको देख सकते हैं। उसको आइडिया लगाने के लिए आप जब मॉक टेस्ट देंगे इतना पढ़ने के बाद, तो मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको धीरे धीरे आइडिया हो जाएगा कि कौन सा सेक्शन मेरा कमजोर पड़ रहा है, किस सेक्शन से मेरा क्वेश्चन छूट रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को और अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये रहा कुछ सिलेबस से संबंधित। चलिए अब हम लास्ट में बुक लिस्ट और अन्य बातों पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब एट लास्ट हम लोग बुक लिस्ट और अन्य बातों पे चर्चा कर लेते हैं। अगर बुक लिस्ट की बात करें दोस्तों, तो बुक लिस्ट में हमारे पास कुछ मुख्य 5 बुक हैं जिसको आपको लेना है या उसी से आपको तैयारी करना है, और इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत आपको नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं तो आपके पास ये लूसेंट का बुक होना चाहिए। लूसेंट में आपको सभी सब्जेक्ट मिल जाएंगे। सभी सब्जेक्ट कहने का मतलब है कि हिस्ट्री से लेकर के साइंस तक का हर एक चैप्टर या हर एक सब्जेक्ट आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये बुक आपके पास होना मस्ट है, यानी कि इस बुक को आप लगभग चाट जाएंगे एकदम, मतलब कि रट जाना है इसको। और फिर उसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री के लिए आपको एक अलग से पर्टिकुलर बुक लेना है, क्योंकि हिस्ट्री बहुत से एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो लूसेंट में हिस्ट्री का पोर्शन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया। तो हिस्ट्री के लिए आप एक अलग बुक ले सकते हैं, वो है दृष्टि IAS के एक क्विक बुक आता है, उसको ले सकते हैं, या तो यूथ कंपटीशन का एक हिस्ट्री का बुक आता है। इन दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं आप, क्योंकि इन दोनों बुक में हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से दी गई है और काफ़ी छोटा और काफ़ी अच्छे लैंग्वेज में दिया गया है। तो हिस्ट्री के लिए आप ये बुक इस्तेमाल कर सकते हैं। और लूसेंट के लिए आप लूसेंट में तो आपका जो ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इससे आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं, और साइंस के पोर्शन भी आप लूसेंट से कवर कर सकते हैं। फिर थर्ड में है हमारे पास साइंस का घटना चक्र। साइंस का घटना चक्र क्या होता है दोस्तों, सारे बुक का मैं जो इमेज है वो डिस्प्ले कर दूंगा। तो साइंस का जो घटना चक्र क्या है दोस्तों, कि वो एक कंपाइलेशन है क्वेश्चन का। वो घटना चक्र एक पब्लिकेशन है जो कि पिछले एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसका कंपाइलेशन करके दे देती है हर एक चैप्टर का। साइंस का जितना भी चैप्टर, जैसे कोशिका है तो कोशिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में उसको दे दिया जाता है, और उसी के नीचे आपको उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन मिल जाता है, जिससे कि आपका नॉलेज काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है और आपको एक अच्छा आइडिया लग जाता है। तो ये बुक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए और देखने के लिए कि किस तरह के कितने लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर इस तरीके से घटना चक्र हिस्ट्री का आता है, उसको ले लेना है आपको, क्योंकि हिस्ट्री और साइंस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और इन दोनों सेक्शन का जो क्वेश्चन है वो आपको गलत नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, तभी आपका मेरिट बन सकता है, तभी आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस दोनों के लिए आपको घटना चक्र की बुक लेना बहुत ही मस्ट है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं दोस्तों करंट अफेयर की। तो करंट अफेयर के लिए कोई एक मैगजीन ले लीजिए, जैसे कि मार्केट में एडुटेरिया और स्पीडी का मैगजीन आता है। इन दोनों में से कोई एक मैगजीन को फॉलो कर लीजिए। अगर आप मेरी बात माने तो आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं, इसका जो लैंग्वेज और काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो ये रहा कुछ बुक लिस्ट के बाद बात करते हैं दोस्तों कि जो लोग फ्रेशर्स हैं, जो लोग एक जीरो लेवल से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो क्या करें। तो वो दोस्तों मेरे चैनल पे क्या होगा कि आपको दरोगा से रिलेटेड हर एक वीडियोस, हर एक अपडेट दिया जाएगा। साथ ही साथ BSSC यानी कि बिहार सचिवालय से भी रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होंगे या उससे रिलेटेड भी उसका जो सिलेबस है वो भी कवर कराया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के और जानकारी के लिए और इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं, और उसके बाद अगर चाहें तो दोस्तों तो मैंने जो भी सिलेबस डिस्कस किया है वो सिलेबस जो है वो बहुत ही डिफाइंड और काफ़ी सटीक सिलेबस, अगर आप उसको फॉलो करते हैं सेल्फ स्टडी के थ्रू तो आप बात मानिए कि आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो जाएगा। उसको पढ़ने के बाद अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से तैयारी किया और हमारा लेवल क्या है। तो आप ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों तो मॉक टेस्ट कैसे लगाना है और कितना लगाना है। तो मॉक टेस्ट दोस्तों हर मार्केट में हर तरीके का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर बात करें तो एडुटेरिया भी बहुत सारे मॉक टेस्ट निकालती है, दरोगा या सचिवालय सहायक से लेकर के बहुत सारा पब्लिकेशन है। किसी भी पब्लिकेशन में आपको पढ़ना नहीं कौन सा पब्लिकेशन अच्छा है, आपको बस मॉक टेस्ट लगाने से मतलब है। आप क्या करेंगे कि किसी भी पब्लिकेशन का
बुक लेके आएंगे जो प्रैक्टिस सेट करवाता है, और प्रीवियस ईयर लेके आएंगे दरोगा का। इन दोनों में से क्या करेंगे आप लोग, जब आधा सिलेबस जो मेरे बताया गया सिलेबस है उससे पढ़ लेंगे, तो उसके बाद आप मॉक टेस्ट तैयार करेंगे, और एग्जाम से पहले कम से कम 30 से 50 मॉक टेस्ट लगाने की जरूर कोशिश करें। और उन मॉक टेस्ट में आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे अपने आप को कि आपका कितना नंबर आ रहा है, और क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो किन सेक्शन में क्वेश्चन गलत हो रहा है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान देंगे तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली होगा। फिर उसके बाद बात करें दोस्तों कि हम ऑनलाइन सोर्स को इस एग्जाम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन सोर्स को यूज़ करने के लिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कई बार क्या होता है कि साइंस जो है वो रटने का चीज़ नहीं है, बहुत सारा साइंस का कंसेप्ट होता है जिसको समझना पड़ता है। ज्योग्राफी में बहुत ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनको समझना पड़ता है। पॉलिटी में बहुत सारे ऐसे चैप्टर जिनको जो फर्स्ट बार में अगर आप पढ़िएगा तो आपको कोई आइडिया नहीं लगा कि क्या चीज़ है। आपको उसको तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है कि सिंपली अगर कोई भी चैप्टर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको यूट्यूब पे या गूगल पे डालना है कोई चैप्टर। मान लीजिए कि आपको फंडामेंटल राइट में बहुत सारी चीज़ें जो है क्लियर नहीं हो पा रही, तो आप फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार डाल करके सर्च करेंगे तो बहुत सारे टीचर का आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो से आप उसको पहले पढ़ लेंगे, टीचर के बताए गए जो भी टीचर पढ़ाते हैं उसको पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद अपना सेल्फ स्टडी से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बात करें कि किन ऑनलाइन सोर्सेज की यूज़ करें, तो आप अगर मेरे द्वारा बताया गया चीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, और मेरे चैनल पे सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाएगा। तो जैसे पॉलिटी है, साइंस है, इकोनॉमी है, हिस्ट्री, सारे सब्जेक्ट को मेरे चैनल पे कवर किया जाएगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे जुड़े और भी एग्जाम की तैयारी में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये था बिहार दरोगा से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।